आप, हम और पूरा देश मना रहा है आज़ादी के 75 साल, और इस 75 सालों में जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने प्रोग्रेस की वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि किस तरह से इन 75 सालों में बिजनेस करने के तौर तरीके बदले, किस तरह से निवेश करने के तौर तरीके बदले, और अब जब हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से ग्लोबल हो चुकी है और पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी के साथ है, तो आने वाला समय कैसा रहेगा और इस आने वाले समय में क्या कुछ बदला है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या बदलने वाला है, इसी पर हमारा ये खास शो है फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला। जी हाँ, और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था जिसका नाम बहुत रेस्पेक्ट से लिया जाता है आज़ादी के बाद से लगातार, और वो है HDFC ग्रुप। HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO नवनीत मुनोत साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 4.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का AUM मैनेज करते हैं और 60,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप, और म्यूचुअल फंड में सबसे लीडिंग म्यूचुअल फंड। नवनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम, आपके सारे कस्टमर्स जो एकदम इन्वेस्टर्स हैं बड़े खुश हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस की। आपको भी अनिल जी, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को और हर भारतवासी को 75वें साल की बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ा दिन है, बहुत आशा और उमंग का माहौल है। कई चुनौतियां रही पिछले साल कोविड की वजह से, लेकिन जिस धैर्य के साथ, जिस साहस के साथ, जिस सहिष्णुता के साथ पूरे समाज ने, पूरे देश ने इसका मुकाबला किया, और आज 1.25 साल के बाद, ये कोविड की चुनौतियों के बाद, सबको ऐसा लग रहा है कि अगले कई वर्ष बहुत अच्छे रहने वाले हैं भारत के लिए। जो भी हमने रिफॉर्म्स किए हैं, जिस तरह से चाहे निजी क्षेत्र ने इनोवेशन किया है, और आप सब लोगों का जो सहयोग रहा है, अगले कई वर्षों तक भारत के लिए बहुत अच्छा रहना चाहिए। बहुत ही आशा और उल्लास का समय है 75वीं वर्षगांठ मनाना स्वतंत्रता दिवस की, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कई वर्षों तक देश नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। वैसे तो नवनीत जी, मैं पिछले 28 साल से बहुत इंटरव्यू कर चुका हूँ, बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, कई सारे फंड मैनेजर्स, बाजार के दिग्गज, लेकिन एक चीज़ जो आपके बारे में मैंने विशेष नोटिस की है, देश के प्रति जो पॉजिटिविटी, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों में नहीं, लेकिन आप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ अलग है, और जो वो कॉन्फिडेंस, मतलब ये आज का नहीं, आज तो चलिए हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जिस समय बहुत अच्छा समय नहीं होता था, तब भी आपको वो कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, हम बाउंस बैक करेंगे, हम बहुत अच्छा करेंगे, हमारे यहाँ रिफॉर्म्स भी होंगे, हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था, मैं ये जानना चाहता हूँ। आई थिंक वो शायद हमारी मिट्टी में है। हमने कई चुनौतियां देखी है हज़ारों वर्षों में, पिछले कई वर्षों में, पर उसके बाद भी हर चुनौती का सामना करके भारत वापस अच्छी जगह पर पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि हमारे, अगर मैं कहूँ, हमारे शायद खून में ही है किसी भी तरह से चुनौतियों का सामना करना और आगे अच्छे समय को देखना। और आप 75 साल की जर्नी भी देख लीजिए, कई सारी चुनौतियां आई इस 75 साल में, लेकिन देश में आज जो लोकतंत्र है, पूरे विश्व में उसकी महिमा है। जिस तरह से हमने एकता के साथ, अखंडता के साथ उसको अक्षुण्ण रखा है, और इस एक भारत एक देश नहीं है, एक आइडिया है। इस तरह से एक समाज जो, जिसमें इतनी विविधताएं हैं, इतनी अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, ऐसे लगता है एक कॉन्टिनेंट है पूरा, लेकिन हमने फिर भी उस लोकतंत्र की गरिमा को रखा है। 135 करोड़ जिस तरह से एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे माहौल में आपको अपने आप ही एक हमेशा एक नई आशा और एक नया उल्लास का माहौल हमेशा रहा है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आपसे जानना चाहता हूँ, आमतौर पर हम पहले से सुनते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं प्राइमरी स्कूल में, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, मतलब वो पास वाली बात आती है। क्या आपको लगता है कि सोने की चिड़िया से जिस लेवल पर अभी हम हैं, हम सोने का शेर बनने की तैयारी में? मुझे लगता है ऐसा है शायद। और अगर हम हमारा इतिहास देखें तो पिछले 200 साल को अगर निकाल दें तो हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हमेशा रहे। हम विश्व गुरु रहे हैं, जगत गुरु रहे हैं, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में भारत का एक बहुत बड़ा राम कई शताब्दियों तक रहा है, और हम सोने की चिड़िया रहे। पर कई कारणों से, हो सकता है पिछले करीब 200 साल के आसपास, जो एक हमने कई बड़ी चुनौतियों का सामना करा और अर्थव्यवस्था में हम एक बहुत छोटे हो गए। और जिस तरह से विश्व में, पश्चिमी देशों में, एशिया के कई देशों में जिस तरह की उन्नति हुई, हमारे वहाँ पर वो उन्नति नहीं हुई। तो एक आज़ादी हमारी 1947 में थी, जो राजनीतिक आज़ादी थी। एक हमारी आज़ादी 1991 में हुई, जो हमारी एक अर्थव्यवस्था को हम किस तरह से ग्लोबलाइज कर सकें, लिबरलाइज कर सकें, वो हमने एक शुरुआत करी। और पिछले 30 वर्षों में हम काफ़ी अच्छी गति से आगे बढ़े हैं। बहुत कम देश है जहाँ पर 6-7% की रियल GDP इतने लंबे समय तक आगे बढ़ी है। और उसमें एक बड़ी बात है कि निजी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। विश्व के कई देशों में जहाँ
देती हुई अगर हम चाइना का उदाहरण लें तो काफ़ी गवर्नमेंट ड्रिवन था, वो स्टेट ड्रिवन था। हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर ड्रिवन है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर वो ग्रोथ हुई है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और अब मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं और जिस तरह से एक विश्वास, एक जो एक नए भारत में एक विश्वास जो आज की यंग जनरेशन में, और आज जो हमारी डेमोग्राफिक्स है और जो एक नई डिजिटल इकोनॉमी बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ थी वर्ल्ड की, उसमें हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए। शायद उस समय जो हमारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं थी, या उस समय ऐसा माहौल नहीं था। पर अब ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इसमें हो सकता है भारत पुनः एक लीडिंग स्पेस पूरे विश्व में ले सकता है। क्योंकि दिमाग वाला काम है और ये दिमाग वाला काम है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्विस इकोनॉमी में, डिजिटल इकोनॉमी में, वर्चुअल इकोनॉमी में हम वापस विश्व में एक लीडिंग पोजीशन ले सकते हैं। और आप देख लीजिए, आपने मेरे को बोला जो इतना विश्वास क्यों रहता है, आप डिजिटल इकोनॉमी जो चला रहे हैं यूएस में, सिलिकॉन वैली में, देख लीजिए कौन चला रहे हैं, वो सारे भारतीय हैं। कई इनोवेशन जो हो रहे हैं वहाँ पर, वो भारतीय लीड कर रहे हैं। और अब हमारे देश में भी हो रहा है, जो रिसेंटली एक स्टार्टअप की लिस्टिंग हुई है, और अगर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बन सकता है, यंग जनरेशन जो हमने 90s में देखा इन्फोसिस और उन कई कंपनियों के बाद, वैसा ही एक नया माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आज इतने यूनिकॉर्न जो भारत में बन रहे हैं, शायद अमेरिका, चाइना, 1-2 कंट्रीज़ के अलावा और कहीं इतने यूनिकॉर्न नहीं बन रहे, और एक नया विश्वास है पूरे देश के अंदर कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भी इंटेलिजेंट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिल्कुल, जो आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा आज। ये वक्त ऐसा है कि जहां हम थोड़ा पीछे भी देखें और फिर आगे का सोचें। हमारे से पहले वाली जनरेशन्स में हमेशा यही होता था कि मतलब पैसा बचाने का मतलब है कि आप बचाकर प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, प्लॉट, घर वगैरह, जो भी खेत नेचुरली, और या फिर गोल्ड। बिल्कुल। क्या कुछ बदला है 75 सालों में आज़ादी के बाद से निवेश करने के तौर तरीकों में? धीरे धीरे हम कैसे डेवलप होकर कहाँ बढ़ रहे हैं? तो एक समय था जब पैसा निवेश करना मतलब या तो ज़मीन में कहीं सोना नीचे रख दें, और या फिर बढ़नी में लॉकर भी नहीं होते थे। हाँ, लॉकर भी नहीं होते थे, तो घर में लोग तिजोरी में रखते थे या ज़मीन के नीचे रखते थे, और या बढ़नी में कैश रखते थे या कलदार रखते थे। आज हमें वो बढ़नी से आज़ादी चाहिए, आज हम जो ज़मीन के नीचे रख रहे थे उससे आज़ादी चाहिए, और वो आज़ादी काफ़ी हद तक हम उसमें प्रोग्रेस कर पाए हैं। कई तौर तरीके बदले हैं। आपने जो प्रॉपर्टी की बात करी, तो HDFC का एक मिशन था 40-50 साल पहले कि हर भारतीय मिडिल क्लास को अगर एक सपना हो कि अपना खुद का घर बना सके, तो हम उस सपने को साकार कर सकते हैं। उसी तरह से मेरे को लगता है म्यूचुअल फंड में हमारा भी यही लक्ष्य है, वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, कि एक 500 रुपये, 1000 रुपये की SIP के जरिए भी लाखों रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो आज के 25 साल पहले अगर किसी ने 10,000 रुपये महीने की SIP करी, कुछ ऐसे फंड्स हैं जहाँ पर हमारे भी हैं कुछ ऐसे फंड जहाँ पर आज अगर वो उसकी वेल्थ देखेंगे तो 8-9 करोड़ रुपया हो गई। आपने अगर 1000 रुपये महीना हर महीने बचाया 25 साल में, तो आज उसकी वेल्थ करीब 80-90 लाख रुपया हो गई। तो लखपति बनने के लिए या करोड़पति बनने के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, वो एक डिसिप्लिन चाहिए। और इसलिए हमने एक वो शुरुआत भी करी थी पेड़ के साथ, पेड़ लगाने की SIP के साथ। तो वो संदेश यही देना था नर्चर नेचर का, कि जिस तरह से एक छोटे से बीज को बड़ा पेड़ बनने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, उसमें एक वो मिट्टी चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, हवा चाहिए। तो इसी तरह से वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी, एक बड़ा पैसों का पेड़ बनाने के लिए भी एक अच्छा साउंड निवेश, एक बीज सही लगा दिया आपने, उसके बाद टाइम चाहिए और पेशेंस चाहिए। उसमें वो जो सूरज और पानी का रोल है वो यही है, टाइम और पेशेंस। और वो टाइम और पेशेंस अगर आपने दे दिया तो धीरे धीरे जैसे बड़ा पेड़ खड़ा होता है, वैसे ही एक पैसों का पेड़ भी खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और इस दिशा में तो जो काम आपने किया है पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, आप जहाँ जहाँ फंड्स में रहे हैं और अभी HDFC में हैं, तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं अब कहता भी हूँ कि पहली बार हिंदुस्तान में शायद ऐसा हुआ है कि हम FIs के मुकाबले में हमारे घरेलू फंड मैनेजर्स जो हैं उनको वेटेज ज़्यादा देते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि हाल ही में 1-1.5 साल में ये भी हुआ है कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो तीसरी महाशक्ति बनकर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें पहली महाशक्ति बनाना है अनिल जी। हम सबको साथ में काम करके कई जो पॉलिसीज़ में चेंज हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे पॉलिसी मेकर्स का, जिस तरह से उन्होंने म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट प्रमोट करने के लिए, निवेशकों में एक विश्वास जगाने के लिए काफ़ी जो पॉलिसी मेजर्स लिए हैं। और पूरी इंडस्ट्री ने पिछले कई सालों में म्यूचुअल फंड सही है वो मैसेज को इफेक्टिवली देने में आप लोगों ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन एक तरीका हम बहुत खुश हो सकते हैं जहाँ हम पहुँच गए हैं। आज 32-33
लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गई, आज करीब 10 करोड़ हमारे फॉलियोज हो गए, 9,000 करोड़ रुपया हर महीने SIP के जरिए आता है, इसलिए आपने बोला तीसरी शक्ति हो गए हम लोग FII के सामने। पर पहली शक्ति बनना है, तीसरी क्यों या दूसरी क्यों? हम यहाँ बड़े भी हो सकते हैं, हमारे यहाँ इतना बड़ा सेविंग्स का पूल है, किस तरह से हम इसको चैनलाइज करें कि देश में जो निवेश चाहिए वो देश का सेविंग्स उसको फंड कर सके, और दूसरी तरफ जो आज ग्रोथ होएगी, आज हम $3 ट्रिलियन इकॉनमी है 75 साल के बाद, 3 बनने में इतना साल लगा, लेकिन 3 से 6 बनने में उतना समय नहीं लगेगा, 75 नहीं लगेंगे, उसके शायद अगले 5-7 साल में हम वो बनेंगे, उसके बाद जब हम 6 से 12 बनेंगे तो उसका फ़ायदा हर भारतवासी को मिले, हर परिवार को मिले। और उसका एक ही तरीका है जुड़ने का कि हम भी बाज़ार में निवेश करें, कैपिटल मार्केट्स में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, उसके जरिए निवेश करके हर भारतवासी को वो ग्रोथ का फ़ायदा मिल सके। तो एक तरीका है कि हम खुश हों जहां हम पहुंच गए, दूसरा तरीका है कि अभी तो बहुत परिवार जुड़ने बाकी हैं, 2.5 करोड़ ही फॉलियोज हैं टोटल, आई मीन फॉलियोज तो 10 करोड़ हैं, पर 2.5 लाख करीब पैन नंबर हैं। तो अगर हम देखें जितने लोगों के पास गाड़ियां हैं, जितने लोगों के पास स्कूटर हैं, जितने लोगों के पास पासपोर्ट्स हैं, जितने लोगों के पास पैन कार्ड नंबर है, उसके कंपैरिजन में तो नंबर बहुत कम है अभी, तो बहुत आगे जाना है। और यही 75वें साल में हम सबको प्रतिज्ञा करनी है कि किस तरह से हम ये अलग जगहें और हर घर तक, हर परिवार तक, हर निवेशक तक हम पहुंच पाएं। बिल्कुल, और ये चीज़ लोगों को समझ में भी आ रही है, धीमे धीमे लोग जुड़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से अगर डिसिप्लिन के साथ रेगुलर निवेश किया जाए तो वेल्थ यहाँ सबसे ज़्यादा बन सकती है। 75 साल आज़ादी के हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा यंग इंडिया नज़र आता है, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे बेस्ट है, राइट? मैं अब मिलेनियल्स के लिए आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब है ना तरीके बदल रहे हैं, अलग तरह की कंपनियां मार्केट में आ रही है, आपने जिक्र किया, अलग तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमारे मार्केट ग्लोबल हो रहे हैं, और जो ये यंगस्टर्स हैं जो अब अपने करियर की निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, इनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल हो? बिल्कुल, तो ये जनरेशन की एक बात है कि ये डिजिटली बहुत सेवी हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत सेवी हैं, दूसरा उनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, बिकॉज उन्हें एक बहुत आशा है, उन्हें बहुत विश्वास है कि देश आगे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, उनके लिए मौके बहुत रहेंगे, तो वो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। और एक ये भी ज़रूरी है उनको ये सोचना कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 1947 में भारत की शायद 36-37 साल थी, आज उससे डबल है। और जिस तरह से मेडिकल साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, शायद जो आज 25 साल का व्यक्ति है उसको ये प्रोबेबिलिटी कि वो 100 साल से भी ज़्यादा जिएंगे बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक बहुत लंबे समय के लिए निवेश करना है। और अगर हम बोलते हैं स्टार्ट अर्ली इन्वेस्ट रेगुलरली, अगर ये दो चीज़ अगर हम ध्यान कर लें तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आप 25 साल की उम्र से स्टार्ट करें या 30 या 35 से करें या 50 से करें, तो अगले कई वर्षों तक जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, जितना जल्दी निवेश चालू करेंगे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेटर ऑन आता है। तो निवेश को बहुत जल्दी शुरुआत करें और अच्छे तरीके से करें, एक एडवाइज़र की मदद लें, अपने गोल्स को समझें और सही जगह निवेश करना चालू करें। लेकिन कल्चर बदल रहा है, हम वो बचाने वाले से क्रेडिट कार्ड वाले कल्चर पे आ रहे हैं, राइट? वो हिंदुस्तान का कल्चर अमेरिका का कल्चर एडॉप्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम भी खर्चा करें। कल किसने देखा वो योलो, यू हैव टू लिव ओनली वन लाइफ, तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, वैसा हाल है। तो अब एक तरफ ये लगता है मजे भी लेने जिंदगी के, एक ही जिंदगी है, और दूसरी तरफ आप तो कहते हैं बचाओ, पैसा लगाओ। तो फिर मतलब ये दोनों का सामंजस्य जो है, दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, आपकी ऐसी स्थिति नहीं हो कि आप लोन में ही रह जाएं और बाद में जो जिंदगी को लंबे समय तक एंजॉय करना है, राइट, 75-100 साल तक एंजॉय करना है अगले, तो उसके लिए आगे का सोचना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ आज का एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि आज ये खर्चा कर लें और कैलकुलेट करके दे सकते हैं। आज तो डिजिटल सेवी पॉपुलेशन है, सो देख सकते हैं कि आज जो खर्चा, अगर ये 2000 रुपये का अगर हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया और अगर वो 12% पर कंपाउंड हो जाता है तो 25-50 साल कितना बड़ा पैसा बन सकता है। वो एक सिंपल चीज़ वो देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात अच्छी है कि अगर आपने देखा है पिछले 1-1.25 साल में एक इंटरेस्ट जुड़ा है कैपिटल मार्केट के प्रति, चाहे ज़्यादा लोग डीमैट अकाउंट खुला करके सीधे बाजार में आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि लंबे समय के लिए वो डिसिप्लिन रहना म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, प्रोफेशनल मैनेजर के थ्रू, वो ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ की ट्रेडिंग कर लेना थोड़ा बहुत, कई जन मजाक में आजकल लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग इज़ द न्यू
फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, बट ये एंटरटेनमेंट नहीं है, वेल्थ क्रिएशन सीरियस। हर एंटरटेनमेंट के पैसे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त में कभी बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त में एंटरटेनमेंट नहीं मिलता, तो यहाँ भी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी थोड़ी इस एंटरटेनमेंट के लिए। पर वेल्थ क्रिएशन सीरियस चीज़ है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है। उसको आप अच्छे तरीके से करें, एक एडवाइज़र के साथ करें, अपने गोल्स निर्धारित करें, एसेट एलोकेशन रखें और उस पर डटे रहें, नियमित रहें। तो ये जो नए नए खिलाड़ी उतरे हैं बाजार में पिछले साल 1.5 साल में, और जिनको मैंने नाम दिया है अभिमन्यु, ये नए अभिमन्यु अभी चक्रव्यूह में आए हैं, एक एक राउंड करके पार निकलेंगे, उम्मीद करेंगे सब सेफ निकले बाहर। क्या आप इन्हें सलाह देंगे जिन्होंने अब तक मतलब 2 दिन से ज़्यादा की मंदी देखी नहीं है? मतलब 1.5 दिन का करेक्शन, 2 दिन का करेक्शन, ज़्यादा हो गया तो 4 से 5 दिन का। इसके अलावा पिछले साल 1.5 साल में बाजार हमेशा वन साइडेड तेजी में रहे, तो लोगों को लगता है कि क्या डरना है, सब अच्छा है। नहीं, एक बात सही है कि अगले कई वर्षों तक देश अच्छा करेगा, अर्थव्यवस्था अच्छी करेगी, कंपनियों के मुनाफे अच्छे बढ़ेंगे, बाज़ार अच्छा करना चाहिए, लेकिन फिर भी बाज़ार में घटत बढ़त आती है। और जो एक नियमितता का जो हमने असर देखा है पिछले 25 साल में, जैसे मैंने बोला, अगर आपने अनुशासित रूप में 1000 रुपये महीना डाला तो आज 80-90 लाख रुपया बन गया, तो क्यों आपको वो रोज़ का स्ट्रेस लेना है? और कई बार ऐसा होता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, लेकिन मूवी के बीच में आपके इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। जब आपको एंड पता चल गया, सेकेंड टाइम जब मूवी देखते हैं तब वो ऊपर नीचे नहीं होता है इमोशन, राइट? क्योंकि आपको पता है एंड में क्या होने वाला है मूवी में। तो अगर आपने ये वाली मूवी पहले ही अगर आपको बता दिया गया है कि 25 साल में इतना अगर हम नियमित रहें, अनुशासित रहें तो इतना पैसा बन सकता है, तो फिर वो जो बाजार में जो आपको मूवी दिखा रही है, फिर वो इमोशनल होने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं, चूँकि ये नया इंडिया है और एंटरप्रेन्योर्स नए नए तरीके के आ रहे हैं और यूनिकॉर्न्स इतने आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए वो जो एक अलग तरह के लोग हैं, उनके लिए आपको क्या मौके नज़र आते हैं, और आगे आने वाले समय में उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या मायने हैं? नहीं, बिज़नेस के लिए भी जब देश $500 पर कैपिटा जीडीपी से $1000 पहुंचता है, जब 1000 से $2000 पहुंचता है, तो कई टिपिंग पॉइंट आते हैं नए नए बिजनेसेस के लिए। अगर आप 80s का बाज़ार देखोगे तो टेक्सटाइल कंपनियां सबसे बड़ी होती थी, फिर कुछ ऑटो कंपनीज आई। अगर अर्ली 90s देखोगे, उसके बाद जिस तरह से हमारे IT क्षेत्र में, फार्मा क्षेत्र में, अगर हमने कई तरह के जो कंज्यूमर क्षेत्र हैं उनमें कई नए क्षेत्र खुलते चले गए। और अब भी जब $2000 से जब हम $4000 जाएंगे, $5000 जाएंगे, ग्लोबलाइज हो रहे हैं, कई तरह की नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो हर बिज़नेस के लिए अगर हम ट्रस्ट के साथ, अगर हम एक पर्पस को बीच में रखें और जो नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है, उन सबको अगर साथ में रखें, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। बहुत सारे नए बिजनेसेस हैं जो डेवलप होंगे। कई सारे बिजनेसेस जो बहुत छोटे हैं वो बहुत बड़े साइज़ को अगले कई वर्षों में देख पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप बिज़नेस की बात करें, नई अपॉर्चुनिटी, तो ये भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं या म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बनते हैं, तो आज देश में खाली एक 17,000 आदमियों के पीछे एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। हाँ, तब एक आदमी तो 17,000 लोगों को नहीं सर्व कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से करोड़ों लोग अब निवेश करेंगे, अगर आप उनको सही राय देकर, सही प्रोडक्ट्स देकर, सही सलाह देकर के उनको आप इसमें ला पाएँ, तो वो भी एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगले कई वर्षों तक। क्वालिटी एडवाइस और क्वालिटी सर्विस हो तो बड़ा मौका है। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो बढ़ना ही बढ़ना है। क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर ये बढ़ना ही है अनिल जी। अब जो एक बढ़नी से आज़ादी अगले 75 साल में इस देश को लेनी है कि आज गांव-गांव में, छोटी-छोटी जगहों पर जिस तरह से लोग निवेश करते हैं और कभी ये सोच नहीं पाते हैं कि कितनी वेल्थ बन सकती है छोटा-छोटा पैसा लगाकर भी, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए। म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर ऐसे ही नहीं बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोग 5, 10, 15 साल आगे का व्यू लेकर चल रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह की फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है लोगों में। एक और चीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, एसेट एलोकेशन, कि भाई सब जगह थोड़ा थोड़ा पैसा होना चाहिए। क्या एसेट एलोकेशन करने के तरीके अब बदलने की ज़रूरत है? किस तरह का होना चाहिए आगे आने वाले सिनेरियो के लिहाज से? मोटा मोटी तो वही एसेट क्लासेस हैं। मेनली जो इक्विटी है, फिक्स इनकम है, थोड़ा बहुत गोल्ड में है। गोल्ड में लेकिन अब आपको ETF के जरिए या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आ गए हैं। कुछ हो सकता है पहले आप फिजिकल गोल्ड खरीदते थे, लेकिन अब आपको एक इस तरह से गोल्ड खरीदने का तरीका भी मिल गया है। या रियल एस्टेट में भी जैसे रीट्स वगैरह आ गए हैं, तो नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जब आप फिजिकल रियल एस्टेट की जगह, कमर्शियल रियल एस्टेट की जगह वो कर सकते हैं। बट मेन जो एसेट क्लासेस हैं, एक
आम आदमी के लिए, उसमें म्यूचुअल फंड के जरिए आपको करीब करीब सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो आपको निवेश के लिए चाहिए। Correct. अगर आपको थोड़े से समय के लिए अगर घर लेना है 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, थोड़े से समय के लिए पैसे को बचा के रखना है, तो आप एक फिक्स इनकम प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। बहुत लंबे समय का पैसा है जो आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए चाहिए, आज 1 साल का बच्चा है और आपको पता है उसको आगे एजुकेशन में कितना खर्चा होने वाला है, अपने रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हैं, तो उन सब के लिए आपको म्यूचुअल फंड में बराबर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और वही एसेट एलोकेशन करना है, लेकिन उसमें डिसिप्लिन, अनुशासन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 75 साल हुए आज़ादी के। 2 सवाल हैं, एक 5 साल आगे का और एक 25 साल आगे का। कहाँ देखते हैं आप हिंदुस्तान को और हमारी इकोनॉमी को, हमारे मार्केट को? अगर हम देखें हमारी डेमोक्रेसी, हमारी डेमोग्राफिक्स, हमारी डिमांड, और चौथा डी ऐड कर दीजिए, डिजिटलाइजेशन। आई थिंक ये चौथे की वजह से ये तीनों को और एक रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। उस सब के हिसाब से अगर हम विश्व में देखें, आज जो चाइना के प्रति एनिमोसिटी की वजह से आज, और जो हमने PLI और दूसरी पॉलिसीज़ करी है, उससे एक मैन्युफैक्चरिंग में रेनेसो हो सकता है। वर्चुअल इकोनॉमी की वजह से भारत में बहुत संभावनाएं हैं, मतलब एक तो एक नई इकॉनमी यहाँ खड़ी हो सकती है, गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है, उस सब की वजह से एक नया इन्वेस्टमेंट साइकिल अब चालू होना चाहिए। पिछले 7-8-9 साल से इन्वेस्टमेंट साइकिल एकदम नीचे रहा है, कंजम्पशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर ही इकोनॉमी चली है, लेकिन अब नया इन्वेस्टमेंट साइकिल बढ़ेगा तो जॉब क्रिएट होंगे, जॉब क्रिएट होगा, इनकम ग्रोथ होगी, तो सेविंग्स भी बढ़ेगी और वापस कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होता है इन्वेस्टमेंट साइकिल से। तो जितने भी आर्थिक सुधार हुए हैं और जितनी भी पॉलिसीज़ हमने ली है, और जिस तरह से कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स इंप्रूव हो गई, बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट इंप्रूव हो गई, तो अब एक नया साइकिल अगर चालू होगा, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में ऑलरेडी पिकअप चालू हुआ है। इन सबको मद्देनज़र रखें तो अगले 5 7 10 साल बहुत अच्छे रहने चाहिए। और 25 साल की भी अगर बात करें, पिछले 25 साल में जिस तरह से अगर 6-7% की रियल GDP ग्रोथ हुई है, तो अगले 25 साल में उससे बेटर ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने रिफॉर्म्स लिए हैं, एक यंग जनरेशन है, और पूरे विश्व में अगर हम देखें तो एक तरह से रीअलाइनमेंट जो जियोपॉलिटिकल हुआ है, उसमें भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, और उसका बेनिफिट भारत की इकोनॉमी को भी होना चाहिए। बिल्कुल, तो 5 से 25 साल दोनों ही आउटलुक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब आखिरी सवाल आपसे नवनीत जी है, चूँकि इस बड़े मौके पर हम जो बात करें, जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में और जो उतरना चाहते हैं, दोनों के लिए क्या सलाह आप देंगे? क्या गुरु मंत्र या जो भी आप कहना चाहें, एक ऐसी एडवाइस जो उन्हें ज़िंदगी भर मतलब मुक्त रखे फाइनेंशियल तनाव से कम ये टेंशन ना लेनी पड़ेगी पैसे वाली, क्या सलाह देंगे आप? नहीं, बिल्कुल, तो हमेशा ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है जीवन में, और उसका एक ही तरीका है कि स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, डिसिप्लिन रखिए, और एक अच्छे एडवाइज़र को अपने साथ रखिए। हम दूसरी चीज़ के लिए, हमारी फिटनेस के लिए, या अगर और कोई तकलीफ़ होती है तो हम कोई एडवाइज़र के पास जाते हैं, यहाँ पर भी एक अच्छा एडवाइज़र रखिए जो उस बात का ध्यान रखे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रिमेन फ्री फाइनेंशियली, एंड वो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिले, तो किस तरह से आपका वो सही निवेश करें। SIP बहुत ही साधारण, बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का, तो वो करते रहिए और अनुशासित रहिए। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, अगर पिछले फरवरी में किसी ने निवेश किया तब 12,000 का निफ्टी था। मेरे को पता है बजट के आसपास से ही डिस्कशन हो रहा था कि बाजार नई ऊंचाई पर है, अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगले 1 महीने में बाजार 35% गिर गया। लेकिन सपोज आप सो गए वो 12,000 में करने के बाद, और इतनी 15 महीने में इतने उतार चढ़ाव आने के बाद आज हम 16,000 के ऊपर निफ्टी में है, फिर भी आपके 30% बन गए। तो अगर लेकिन आप नियमित रहे ना, आप अनुशासित रहे, और उसमें अगर आप डर करके बीच में के निकल गए तो आप वो पैसा नहीं बना पाए। एब्सोल्युटली, और नियमित रहे तो 30 से ज़्यादा ही बना है, क्योंकि हर लेवल पर। और अगर आप एवरेज करते रहे नीचे में तो बहुत अच्छे पैसे भी बन गए। डिसिप्लिन इज़ द की, रेगुलर। बिल्कुल, तो बिल्कुल ग्रोथ हिंदुस्तान की होगी, निश्चिंत रहे। बाज़ार की होगी, बिल्कुल निश्चिंत रहे। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में भी होगी, ये भी निश्चित रहें। तो आपको सिर्फ ये करना है कि बढ़िया अच्छे से म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स या जो शेयर्स आपको समझ में आए, अच्छे एडवाइज़र के थ्रू चुनें और लंबी अवधि के लिए निवेश करके बने रहें। और आई एम श्योर इसमें जो आप लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, आपका फंड HDFC म्यूचुअल फंड, और आप पिछले 30 साल से जो काम कर रहे हैं नवनीत जी, काबिल तारीफ़ है। लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने में काफ़ी कुछ आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पिछले 7 सालों में सबसे बड़ी चीज़, जो बहुत सारी चीज़ें हुई है लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, जनधन योजना। एंड अगले
7 सालों में या अगले 25 सालों में हम एक जन निवेश योजना पर सबको मिलकर क्या काम बात करते है। हैं और किस तरह से करोड़ों लोगों को भारत की ग्रोथ का फ़ायदा मिल सके उस पर काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जन निवेश योजना बहुत बढ़िया नाम है और लोगों को बाज़ार से जोड़ने के लिए इस तरह का एक कोई बहुत बढ़िया स्कीम आए अगले बजट में तो कहना ही क्या। उम्मीद करते हैं कुछ और बेहतरीन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और सबको बहुत बहुत बधाई। तो ये थे नवनीत मुनोद साहब, एमडी और सीईओ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के, बताते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम के फॉर्मूले। इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।